हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की, और इस बुक के चैप्टर 17 को हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हम लोग सवाना और सुडान क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये देख चुके हैं अभी तक कि क्लाइमेट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसमें बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर कितना रहता है, विंड्स का क्या रोल है, और हमने ये देखा कि कैसा वेजिटेशन पाया जाता है, एनिमल लाइफ कैसी है, और ह्यूमन लाइफ में भी हम लोग एक ट्राइब जो है, एक ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज़ मसाई ट्राइब, जो ईस्ट अफ्रीका की ट्राइब है और वो पेस्टोरलिस्ट है, उनके बारे में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग एक ट्राइब के बारे में और बात करेंगे और कुछ और भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू दिस एरिया, उसके बारे में थोड़ा सा बात आज के लेक्चर में करेंगे। और आज के इस लेक्चर के साथ मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और अगले लेक्चर से हम लोग अगला चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 18 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आज हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, आज हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड ट्राइब दैट इज द हाउसा ट्राइब। ठीक है, ये सेटल्ड कल्टिवेटर्स हैं। द हाउसा आर अ ट्राइब ऑफ सेटल्ड कल्टिवेटर्स हु इनहिबिट द सवाना लैंड्स ऑफ द बाउची प्लेट्यू ऑफ नॉर्दर्न नाइजीरिया। ये कहाँ पर रहते हैं? नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से में, नॉर्दर्न हिस्से में जो बाउची प्लेट्यू है वहाँ पर ये लोग रहते हैं। दे नंबर ऑलमोस्ट 6 मिलियन एंड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो एक तो इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। अगर पीछे हम मसाई ट्राइब से बात करें तो उनके कंपेरिजन में तो बहुत ज़्यादा है। 6 मिलियन यानी कि 60 लाख से ज़्यादा इनकी संख्या है, और ये पिछले कई 100 सालों से जो है एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ की तरह रह रहे हैं। दे आर मोर एडवांस्ड इन देयर सिविलाइजेशन एंड वे ऑफ लाइफ देन मैनी ऑफ द अदर अफ्रीकन नीग्रोज। यानी कि बाकी जो अफ्रीकन नीग्रोज या अफ्रीकन ट्राइब्स हैं उनके मुकाबले इनका जो सिविलाइजेशन है, इनकी जो सभ्यता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कैसी है? आधुनिक है, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड है, और इनका जो वे ऑफ लाइफ है वो भी औरों के कंपेरिजन में थोड़ा सा एडवांस्ड है। ये जो हौसा है दे लिव इन टाउन और विलेजेस, यानी कि या तो ये शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं। द एंशियंट हौसा सिटी ऑफ कानो विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1,35,000 या आप कह सकते हैं 135,000 हैज़ लॉन्ग बीन अ फोकस ऑफ रूट्स एंड ट्रेड। यानी कि ये कहाँ पर रहते थे? कानो शहर, जो इसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी इसी चैप्टर के, वहाँ पर ये लोग रहते थे। दे डू नॉट प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन एज मैनी ट्राइब्स डू। ये तो ऑब्वियस ही बात है, सेटल्ड कल्टिवेटर्स हैं, एक ही जगह पर रह के ये खेती वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं करेंगे। इंस्टेड दे क्लियर अ पीस ऑफ लैंड एंड यूज इट फॉर सेवरल ईयर्स, ग्रोइंग अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, मिलेट, गिनी कॉर्न, ग्राउंडनट, बनाना एंड बीन्स। ये क्या करेंगे? ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं कर रहे हैं। मतलब एक जगह पर इन्होंने कोई जगह का इस्तेमाल करा, जमीन का इस्तेमाल करा, उसके बाद उस जमीन को छोड़कर ये कहीं दूसरी जगह चले गए, है ना, फिर उन्होंने वहां पर कुछ करा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं? एक पीस ऑफ लैंड को, यानी कि एक छोटा सा एरिया जो होगा जमीन का, उसको साफ करेंगे और उसको बहुत सालों तक यूज करेंगे, और वहां पर अलग अलग वैरायटी की जो क्रॉप्स है, वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि मेज, मिलेट, गिनी कॉर्न, ग्राउंडनट, बनाना, बीन्स, इन सब का यूज करते हैं। और साथ ही साथ ये तो सारी की सारी फूड क्रॉप्स है, कुछ नॉन फूड क्रॉप्स को भी ये लोग उगाते हैं, जैसे कॉटन है, टोबैको है, इनका भी यूज करते हैं। अब ये किसी भी लैंड को अगर बहुत सालों तक यूज किया जाएगा तो होगा क्या? उसकी जो फर्टिलिटी है वो धीमे धीमे कम हो जाएगी। तो जब उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो ये क्या करेंगे? दे प्लांट अ न्यू फील्ड एंड अलाउ द ओल्ड वन टू लाई फेलो। यानी कि अब इसको आप शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक तरीके से एक कॉमन प्रैक्टिस है ना। हर एग्रीकल्चर में ऐसा ही होगा कि अगर मान लीजिए जमीन में आपकी फर्टिलिटी कम हो गई है तो कुछ सालों के बाद आपको उसको थोड़े समय के लिए तो खाली छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो अपने फर्टिलिटी को, अपने न्यूट्रिएंट को क्या कर सके? रीगेन कर सके। तो वही चीज़ ये लोग भी करते हैं कि जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर ये किसी नए फील्ड पर चले जाएंगे। मतलब रहेगा अपनी ही जगह पर, लेकिन कोई दूसरा फील्ड होगा, जो पहले वाला था उसको छोड़ देंगे और दूसरे वाले पे अब काम करेंगे। और दिस इनेबल्स द नेचुरल फोर्सेस टू एक्ट ऑन इट अंटिल द फर्टिलिटी इज रीस्टोर्ड। और फिर ये जो पुराना वाला था उसको छोड़ देंगे और वहां पर कुछ नेचुरल फोर्सेस जो है वो काम करेंगे, और कुछ सालों के बाद उसकी जो फर्टिलिटी है वो वापस से आ जाएगी। New crops are then sown in the old plot again and the harvests are good. अब नई क्रॉप्स जो है वो फिर से पुराने प्लॉट में लगाई जा सकती है, और उसमें अब क्या होगा कि हार्वेस्ट जो है वो, यानी कि जो पैदावार है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब वापस से उसकी जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो गई है।
इस तरीके से जो हौसा है ये अपनी क्रॉप्स को रोटेट करते रहते हैं बिटवीन डिफरेंट फील्ड्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर, विच इज अ टेक्निक एम्प्लॉयड इन एडवांस्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटीज। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी क्रॉप को रोटेट कर रहे हैं, है ना। एक फील्ड में इन्होंने लगाया कुछ सालों तक, फिर वहां पर अब क्या हो गया कि उसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो उसको छोड़कर इन्होंने दूसरा लैंड लिया, उस पर लगाया, फिर वापस से ये कुछ सालों के बाद पहली वाली लैंड पर आ गए। तो ये डिफरेंट फील्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर में यूज कर रहे हैं और इस तरीके से ये क्रॉप को अपनी रोटेट कर रहे हैं। और यही एक ऐसी टेक्निक है, और मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो एडवांस्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में यूज की जाती है। तो इनका जो वे ऑफ लिविंग है या जो इनका वे ऑफ कल्टीवेशन है वो कैसा है, काफी एडवांस्ड है, ऐसा देखने में लग रहा है। अब इसके बाद कल्टीवेशन के साथ साथ, कल्टीवेशन तो मतलब ये खेती वगैरह तो कर ही रहे हैं, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का भी यूज करते हैं, मतलब ये पशुओं को पालते भी हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं। इनके पास हर्ड्स ऑफ कैटल होंगे, है ना, गोट्स इनके पास है, और इनको ये रखते हैं किस लिए, हर्ड्स ऑफ कैटल और गोट्स को ये रखते हैं किस लिए, मिल्क के लिए भी और मीट के लिए भी। मिल्क एंड मीट के लिए रख लें, लेकिन दे आर ओनली सब्सिडरी टू क्रॉप कल्टीवेशन, यानी कि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, कल्टीवेशन है, ठीक है। उसके बाद कैटल भी है इनके पास, गोट भी है मिल्क और मीट के लिए, लेकिन वो एक सब्सिडरी है, यानी कि सेकेंडरी में उसका ये गिनती करते हैं। दो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द इनकम ऑफ द हौसा बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल नंबर्स, देयर मैन्योर इज यूज टू फर्टिलाइज द फील्ड्स। यानी कि अब ये सब्सिडरी क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इनका जो है हौसा की इनकम में या उनकी जो इकोनॉमिक है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान या कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या कम है। लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं कि इनका जो मैन्योर वगैरह है उसको ये फील्ड में अपने फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं। और पोल्ट्री को जो है दे आर रेज्ड बाय द विलेजर्स एंड बोथ एग्स एंड चिकन आर कंज्यूम्ड। तो पोल्ट्री को ये लोग जो है विलेजर्स इसको रेज करते हैं और उसको, उसका जो अंडे हैं उसके लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, चिकन के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। द फार्मिंग ईयर इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द सीजन ऑफ रेनफॉल। जो फार्मिंग का एयर है, यानी कि जिस समय ये लोग फार्मिंग करते हैं वो बारिश के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है, क्लोजली रिलेटेड टू द सीजन ऑफ रेनफॉल। नाइजीरिया में हमने देखा था, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रीजन है, वहाँ पर रेनी सीजन कब शुरू हो रहा था, मई में, और बारिश चल रही थी कब तक, सितंबर तक। एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी कि जो साल भर की बारिश है वो लगभग 40 इंच की है, और जिसमें से सारी की सारी बारिश लगभग कब हो रही है, समर सीजन में, गर्मियों के दिनों में ही हो रही है। द हौसा सो द सीड्स इन लेट अप्रैल व्हेन सफिशिएंट रेन हैज फॉलन। अब ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि मई से सितंबर के आसपास यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, तो थोड़ा बहुत बारिश तो उससे पहले भी होगी। तो जब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है यानी कि मई के आसपास, तो उसमें ये लेट अप्रैल में, यानी कि अप्रैल के लास्ट के आसपास जब थोड़ा बहुत इनको लगे कि सफिशिएंट बारिश हो चुकी है, तब ये क्या करेंगे, उसमें बीज डाल देंगे, है ना। और वो बीज क्या होंगे, द सीडलिंग्स विल स्प्राउट विद ए हैवी रेन एंड ग्रो रैपिडली थ्रू आउट द रेनी सीजन। तो जो सीडलिंग्स है वो हैवी रेन जब होगी, क्योंकि जब मई से हैवी रेन स्टार्ट होगी तो वो सीडलिंग्स क्या करेंगे, स्प्राउट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और रैपिडली ग्रो करेंगे थ्रू आउट द रेनी सीजन। A weeding with traditional hose is done at regular intervals till the crops are ripened and harvested in September, the beginning of the cool and dry season। तो weeding मतलब जो उसमें खरपतवार वगैरह उग जाएगी उसको ये कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास कोई एडवांस्ड मशीनरी वगैरह तो नहीं है, ट्रेडिशनल होज वगैरह से ये उसको रेगुलरली हटाते रहेंगे। और जब क्रॉप राइप हो जाएगी, यानी कि जब फसल पक जाएगी और जब उसको हार्वेस्ट किया जाएगा सितंबर तक, जब बेसिकली कूल और ड्राई सीजन स्टार्ट हो रहा है, तब तक ये वीडिंग वगैरह जो है वो उनकी चलती रहेगी। The tall brown bushes are burned down by the farmers in preparation for new fields for the following year। अब उसके बाद क्या होगा कि जब एक बार फसल की हार्वेस्टिंग हो गई तो उसके बाद जो टॉल ब्राउन बुशेस वगैरह होंगी उनको जलाया जाएगा, है ना, उनको जलाया जाएगा ताकि अगले आने वाले साल के लिए, अगले आने वाले सीजन के लिए फील्ड को फिर से तैयार किया जा सके। समटाइम्स फायर्स में बी कॉज्ड बाय द ड्राई और डस्टी हेर्मेटन। आपको याद होगा, हमने हेर्मेटन नाम की विंड पढ़ी थी पिछले पार्ट में, तो कभी कभी उससे भी जो है आग इसमें लग जाती है, वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, काफ़ी ज़्यादा डस्टी है, तो उसकी वजह से भी फायर लगती है। तो आई होप कि ये जो हौसा सेटलर है इनके बारे में आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, क्या इनके मेथड्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स, प्रोस्पेक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द सवाना की। अब ये देखते हैं, देयर इज लिटिल डाउट दैट इन ईयर्स टू कम वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रेशर एंड द नीड फॉर ग्रेटर फूड प्रोडक्शन विल नेसेसिटेट ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सवाना। यानी कि इस बात को लेकर डाउट या आशंका बहुत कम है, क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या होगा कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी,
पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ेगी, है ना। और पॉपुलेशन की अगर ज़रूरतें बढ़ेगी तो हमें क्या, ग्रेटर फूड प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत क्या है कि उन सब चीज़ों को हम कहाँ से लाएंगे, जब हम सवाना के जो रीजन है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा कर पाएंगे, तब हमें ये सारी ज़रूरतें जो है हमारी पूरी होंगी। तो जो डेजर्ट्स और द फ्रीजिंग टुंड्रा फॉर्म क्लाइमेटिक बैरियर्स टू फॉर्मिडेबल फॉर लार्ज स्केल ह्यूमन इंटरवेंशन टू टेक प्लेस। अब जो डेजर्ट्स हैं या फिर जो फ्रीजिंग टुंड्रा वाला रीजन है, वहां पर तो बेसिकली क्या है कि क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि हम लार्ज स्केल में ह्यूमन इंटरवेंशन कर सके। मतलब हम अगर चाहें भी तो डेजर्ट में या जो टुंड्रा रीजन है वहां पर कुछ कर नहीं सकते इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता। लेकिन सवाना लैंड्स जहां की एनुअल रेनफॉल लगभग 30 इंच से ऊपर है, जहां पर बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड नहीं है, दैट शुड बी एबल टू सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ये ऐसी जगह है जहां पर अगर हम ध्यान दें तो वहां पर बहुत सारी जगहों की, मतलब बहुत वाइड रेंज की हम ट्रॉपिकल क्रॉप्स को उगा सकते हैं। Pioneer settlements in Central Africa, Northern Australia and Eastern Brazil have shown that these savannas have immense agricultural potential for plantation agriculture of cotton, cane, sugar, coffee, oil palm, groundnuts and even tropical fruits। यानी कि सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न ब्राजील में जो पायनियर सेटलमेंट हुए हैं, पायनियर सेटलमेंट मतलब जो सबसे पहली बार जो सेटलमेंट हुआ है, उन्होंने ये दिखाया है कि सवाना में क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का बहुत बढ़िया स्कोप है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। और यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी तरीके की क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, शुगर केन, कॉफ़ी, ऑयल पाम, ग्राउंडनट या फिर ट्रॉपिकल फ्रूट्स को भी बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। अब ट्रॉपिकल क्वींसलैंड जो है, डिस्पाइट इट्स स्कैरसिटी ऑफ लेबर फोर्स, हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन इट अटेम्प्ट्स टू डेवलप इट्स ह्यूज एम्प्टी लैंड। जो ट्रॉपिकल क्वींसलैंड है, यानी कि कहाँ है ये, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर इसने बोला है कि लेबर फोर्स वहाँ पर बहुत कम है ना, लेकिन फिर भी ये ह्यूज एम्प्टी लैंड को डेवलप करने में, मतलब जो इनकी बहुत बड़ी बड़ी खाली ज़मीन थी उसको भी ये डेवलप करने में क्या हुए हैं, उसका जो उन्होंने प्रयास करा है उसमें भी ये सफल हुए हैं। जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट है केनिया की या फिर युगांडा, तंजानिया, मलावी हैव ऑलरेडी टेकन टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड सीसल हेम्प। तो यहाँ पर जो है कॉटन और सीसल हेम्प, हेम्प बेसिकली एक तरीके की भांग होती है ना, तो सीसल हेम्प भी मतलब एक उसकी स्पीशीज़ है, तो वहाँ पर इसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा है। अब ये जो दोनों की दोनों क्रॉप्स हैं ये सवाना कंडीशंस में बहुत बढ़िया उगती है। वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंडनट, ऑयल पाम एंड कोकोआ हैव बीन ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टू द सवाना लैंड्स। यानी कि वेस्ट अफ्रीका में अगर हम बात करें तो ग्राउंडनट है या फिर ऑयल पाम है या कोकोआ है, इनकी जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन है वो सवाना लैंड्स में भी अब होने लगी है और वहाँ तक भी पहुँच गई है। New drought resistant crop varieties will have to be introduced into these newly emergent countries to increase their foreign earnings in such tropical raw materials। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ नई ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज, ड्राउट रेजिस्टेंस मतलब कुछ ऐसी वेराइटीज जो कि सूखे को झेल सके, है ना, उनको क्या करना पड़ेगा कि इन न्यूली इमर्जेंट कंट्रीज में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि उससे क्या होगा कि वो उन क्रॉप्स वगैरह को उगाएंगे और फिर उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फॉरेन अर्निंग वगैरह उनको मिलेगी। तो इन द कूलर हाईलैंड्स द टेम्परेट क्रॉप्स हैव बीन सक्सेसफुली रेज्ड। और जहाँ पर जो हाईलैंड है, मतलब समुद्र तल से जो ऊंचाई वाले एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा कूल वेदर रहता है, कूल क्लाइमेट रहता है, वहाँ पर कुछ टेम्परेट क्रॉप्स को भी जो है सक्सेसफुली उगाया जा चुका है। बट फार्मिंग इन दी सवाना लैंड इज नॉट विदाउट नेचुरल हैजार्ड्स। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर सवाना लैंड में या सवाना का जो भी रीजन है वहाँ पर अगर फार्मिंग करते भी हैं तो वहाँ पर नेचुरल हजार्ड्स या प्राकृतिक आपदाएं आने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ड्राउट्स में बी लॉन्ग एंड ट्राइंग एज रेनफॉल इज ऑफन अनरिलायबल। तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि ड्राउट आ सकता है, यानी कि सूखा पड़ सकता है काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि जो रेन है, जो बारिश है वो कैसी है, अनरिलायबल है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अनलेस काउंटर मेजर्स कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ एडिक्वेट प्रोविजन फॉर इरिगेशन, improved crop varieties and scientific farming techniques suitable for the tropical grassland, crop failures can be disastrous for the people who have very little to fall back on। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा कि ड्राउट पड़ सकती है क्योंकि बारिश जो है वो कैसी है, अनरिलायबल है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जब तक हमारे पास इरिगेशन के यानी कि सिंचाई के कुछ पर्याप्त प्रावधान नहीं है, एडिक्वेट प्रोविजन अगर नहीं है, और हम कुछ इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ यानी कि जैसे ड्राउट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं या फिर कुछ साइंटिफिक फार्मिंग टेक्निक्स का अगर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर बारिश कम हुई और क्रॉप अगर फेल हो गई तो फिर वो जो है लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा
खतरा हो सकता है उससे, क्योंकि लोगों के पास इतनी वहाँ पर हो सकता है कि मतलब रिसोर्सेज ना हो कि अगर एक बार उनकी क्रॉप फेल हो गई तो फिर वो वापस से अपनी दोबारा क्रॉप वगैरह लगा सके, तो वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। द सुडान क्लाइमेट विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड डिटोरिएशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। अभी सुडान क्लाइमेट में क्या है कि यहाँ पर वेट और ड्राई पीरियड जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को डिटोरिएट करने के लिए, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। रेनी सीजन में क्या होगा कि टॉरेंशियल डाउनपोर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है जिससे लीचिंग हो रही है, जिसमें ज़्यादातर जो प्लांट का न्यूट्रिएंट है जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटैश वो डिजॉल्व होके बह जाता है। ड्राई सीजन में क्या होगा कि इंटेंस हीटिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इवेपोरेशन होगा, दैट ड्राई अप मोस्ट ऑफ द वाटर। तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी का पानी है वो सूख जाएगा। मैनी सवाना एरियाज देयरफॉर हैव पुअर लेटराइटिक सॉइल। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो सवाना का एरिया है वहाँ पर लेटराइटिक सॉइल पाई जाती है जो विच इज़ इनकैपेबल ऑफ सपोर्टिंग गुड क्रॉप्स, जो कि गुड क्रॉप्स को सपोर्ट करने में असमर्थ है। अनलेस द सॉइल इज प्रॉपरली कंजर्व्ड थ्रू रेगुलर मैन्योरिंग, वीडिंग एंड केयरफुल मेंटेनेंस, क्रॉप यील्ड्स आर बाउंड टू डिक्लाइन। तो जब तक हम इस तरीके की क्रॉप को प्रॉपर, सॉइल को प्रॉपरली कंजर्व नहीं करते, हम उसमें रेगुलर उसकी मैन्योर वगैरह नहीं डालते हैं, उसमें वीडिंग वगैरह नहीं करते हैं और उसकी प्रॉपर केयरफुल तरीके से मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो जो हमारी फसलों की पैदावार होगी, जो क्रॉप की यील्ड होगी वो कम होगी ही होगी, क्योंकि धीमे धीमे उसमें से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट जो है वो निकल रहे हैं। द सवाना इज सेड टू बी द नेचुरल कैटल कंट्री एंड मेनी ऑफ द नेटिव पीपल आर इन फैक्ट हर्ड्समैन और पेस्टोरलिस्ट। तो सवाना को जो है नेचुरल कैटल कंट्री बोला जाता है और यहाँ के जो बहुत सारे नेटिव लोग हैं, यानी कि जो यहीं के लोग हैं, वो या तो हर्ड्समैन है या फिर पेस्टोरलिस्ट है। कैटल आर केप्ट इन लार्ज नंबर्स एंड फेड ऑन द टॉल ग्रासेस और द बुशेस। तो कैटल जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में रखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा, हमने पीछे देखा भी मसाई ट्राइब वगैरह का, और अब वहाँ पर वो खाएंगी क्या, टॉल ग्रासेस और बुशेस। दे प्रोवाइड द पीपल विद मिल्क, ब्लड एंड मीट। हमने देखा कि ब्लड्स का भी यूज़ करते हैं, है ना, मिल्क भी मिलेगा, मीट भी मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली जो नेटिव ज़ेबू कैटल है दे आर बोनी एंड यील्ड लिटिल मीट और मिल्क। हमने बताया कि वो उससे से मिल्क जो है वो बहुत कम मिलता है ना, कितना बताया था हमने कि एक बार के मिल्किंग में लगभग 2 पॉइंट से ज़्यादा मिल्क नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इनको कुछ ट्रॉपिकल डिजीजेज भी होती हैं, जैसे एनगाना एक बीमारी है ना, या फिर स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं, जो सित्सी फ्लाई के द्वारा होती है। और उसके बाद द एक्सपोर्ट ऑफ आइदर बीफ और मिल्क फ्रॉम द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इज सो फार नॉट इम्पॉर्टेंट। और वहाँ पर क्योंकि इसमें से बीफ या मिल्क उतना ज़्यादा है ही नहीं कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सके, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसमें नहीं है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। इट सीम्स नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस टेम्परेट कैटल सच एज इंग्लिश शॉर्ट हॉर्न, फ्राइजियन और गुर्नेसी टू क्रॉस विद द ट्रॉपिकल ज़ेबू, है ना। मतलब इस बात की ज़रूरत लगती है कि कुछ जो टेम्परेट कैटल की ब्रीड्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उनको जो यहाँ की ज़ेबू कैटल है उसके साथ उसकी क्रॉस ब्रीडिंग की जाए। इफ़ कैटल रियरिंग इज टू बी सक्सेसफुल इन सवाना, अगर हम चाहते हैं कि सवाना में कैटल रियरिंग जो है वो सक्सेसफुल हो तो हमें ये क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो करवानी पड़ेगी। इनफैक्ट अ स्टार्ट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन ट्रॉपिकल क्वींसलैंड विच हैज़ बिकम ऑस्ट्रेलियाज लार्जेस्ट कैटल प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये चीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्टार्ट हो भी गई है और वो जो है ऑस्ट्रेलिया का आज की डेट में लार्जेस्ट कैटल प्रोड्यूसिंग स्टेट बन चुका है। वहाँ पर अब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि मीट और मिल्क जो है उन दोनों का निर्यात या एक्सपोर्ट भी हो रहा है। बाकी रीजन में अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका के जो कैंपोस और लानोस वाला एरिया है वहाँ पर कैटल रेंचिंग तो हो रही है बहुत समय से। कैटल रेंचिंग मतलब वही कि बड़े बड़े फील्ड्स बना के जो कैटल्स वगैरह हैं उनको पाला जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस उसमें देखने को नहीं मिली है। यानी कि कैटल्स तो हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एरिया वगैरह बना है, लेकिन प्रोग्रेस ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। The quality for the grass needs to be improved and a better network of communications is essential। तो पहली बात तो वही है कि जो घास की क्वालिटी है, जो ग्रास की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन के नेटवर्क भी थोड़ा सा बेहतर होने चाहिए। कम्युनिकेशन के नेटवर्क बेहतर होने का मतलब वही है कि अगर आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए या कुछ आपको उस कैटल के लिए कुछ बीमारी है तो उसके लिए कुछ दवाई वगैरह चाहिए या उसका जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उन सबके लिए आपको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होनी ज़रूरी है। Above all, cattle breeding and disease control must be carried out on a scientific basis। तो हमें कैटल को अगर कोई डिजीज वगैरह हो रही है ना, तो उसको भी रोकना पड़ेगा। उसकी जो ब्रीडिंग वगैरह है, जो क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह है उसके कराने की बात है तो वो भी हमें देखनी पड़ेगी, वो सब साइंटिफिक बेसिस पर होना चाहिए। इन द अफ्रीकन सवाना द एटीट्यूड ऑफ सच नेटिव हर्ड्समैन एज द मसाई
who treat cattle as prestige animals not for slaughtering will pose many difficulties towards the commercialization of the cattle industry। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि मसाई ट्राइब जो है, इस तरीके की ट्राइब्स का जो एटीट्यूड है कि वो कैटल को बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज एनिमल मानते हैं, है ना, क्योंकि वो देखते हैं कि जितनी जिसके पास कैटल होगी वो उतनी ज़्यादा वेल्थ है, स्टेटस ऑफ वेल्थ की तरह बता रहे हैं, उसका वो स्लॉटर नहीं करते। तो इससे क्या होगा कि कैटल इंडस्ट्री का कॉमर्शलाइजेशन जो है फिर वो नहीं हो पाएगा। बट एज एग्रीकल्चरल रीजन द सवाना होल्ड्स ग्रेट प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर। लेकिन अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं और उसको लेकर सवाना में एक बहुत ही बेहतर जो है भविष्य देखने को मिल रहा है। और लगता है कि अगर वहाँ पर ये सब चीज़ें की जाए तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बढ़िया आने वाले समय में डेवलप हो सकता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जितना मतलब सिंपल तरीके से और सिंपल वर्ड्स में जो चीज़ें हैं और एक कहानी की तरह जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको समझाई जा सके। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप अपने जो फीडबैक्स वगैरह हैं जो है वो आप हमें ज़रूर बताइए। कोई सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस चैप्टर को तो कंप्लीट हो गया, तो इस लेक्चर को यहीं पर रखेंगे और अगले लेक्चर से अब हम लोग जो है अपना चैप्टर नंबर 18 उसको स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, और इसमें जो भी डाउट्स है वो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू जाके आप फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे support@okul.co पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस या फीडबैक आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में, नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।